हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ेंगे 7वीं क्लास को। तो जिन लोगों ने पिछले क्लासेस को नहीं देख रखा है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये सारे के सारे क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर्स में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन भी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपको एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। ये एल्केन वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है 2 एटम के बीच में। एल्कीन वाले में डबल बॉन्ड होता है 2 एटम के बीच में, और इसके एल्काइन वाले में ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 एटम के बीच में। तो ये क्लियर हो गया। फिर देखते हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कलरलेस होता है और ये हाईली फ्लेमेबल होता है। ब्यूटेन जो होता है वो हाईली फ्लेमेबल होता है और इसको इजीली लिक्विफाइड किया जा सकता है, मतलब गैस को लिक्विड या वेपर में आसान तरीके से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका यूज होता है आपको कहाँ कहाँ पे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, वो क्या होता है फार्मूला। इसका फार्मूला होता है C4H10। ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन, एल्केन वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है उसका फार्मूला लिखने के लिए एक फार्मूला है, उसको यहाँ पे देखते हैं, CnH2n+2। तो ये हो गया एल्केन हाइड्रोकार्बन का फार्मूला। तो ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10। अब ब्यूटेन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो देखते हैं। तो इसका यूज़ आपको किया जाता है एलपीजी गैस में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि घरों में यूज़ किया जाता है। उसमें उसमें इसका यूज़ किसके साथ किया जाता है, तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का, एलपीजी गैस में इसका यूज़ किया जाता है। फिर ब्यूटेन का यूज़ होता है गैसोलीन ब्लेंडिंग में। फिर रिफाइनरी में आइसोब्यूटेन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। फिर प्रोपेलेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। डिओड्रेंट्स देखते होंगे, उसका जो स्प्रे होता है, एरोसोल स्प्रे बनाने में ब्यूटेन गैस का यूज़ किया जाता है। तो ये तो सारे हो गए ब्यूटेन से रिलेटेड फैक्ट्स। अब ऑप्शंस में जो जो हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ऑप्शंस में आपको सबसे पहले मीथेन दे रखा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH4। इसको क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहा जाता है, और काऊ डंग में, बफेलो डंग में ये पाया जाता है ये गैस। और ये अनकन्वेंशनल फॉर्म है नेचुरल गैस का, और ये एक इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस भी है, ग्रीन हाउस गैस भी है। और इसका भी यूज़ फ्यूल के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। किस किस ईंधन में इसका यूज़ कर सकते हैं हम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, फिर ओवेंस में, फिर आपको वाटर हीटर में, फिर इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए भी मीथेन का यूज़ किया जाता है। फिर रॉकेट का जो फ्यूल होता है उसको भी बनाने में मीथेन का यूज़ किया जाता है, रॉकेट के फ्यूल बनाने में। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में मीथेन का यूज़ होता है। फिर सैनिटाइज करने वाला जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें मीथेन का यूज़ किया जाता है। केमिकली ये जो गैस है एक कलरलेस गैस होता है मीथेन, ये कलरलेस गैस होता है और ऑडरलेस भी होता है, रंगहीन, गंधहीन, और ये नॉन टॉक्सिक, मतलब इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है अपने ऊपर। तो ये सारे के सारे मीथेन से रिलेटेड फैक्ट्स थे। अब आगे देखते हैं, प्रोपेन है। प्रोपेन भी एक हाइड्रोकार्बन है एल्केन कैटेगरी का, जिसका मतलब जिस ब्यूटेन के साथ ये लगभग हर जगह पाया जाता है, और इसका यूज़ किया जाता है आपको एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घरेलू गैस में, ईंधन के रूप में। फिर आपको आता है, ये भी एक कलरलेस गैस है, केमिकली कलरलेस गैस है। फिर गंधहीन, ऑडरलेस भी है। फिर आपको इसका यूज़ देख लेते हैं। इसका यूज़ भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का एक ये ग्रुप है, और इसका यूज़ आपको रेफ्रिजरेंट में प्रोपेन का यूज़ किया जाता है। फिर घरेलू या इंडस्ट्रियल ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। फिर मोटर और शिपिंग ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। फिर प्रोपेलेंट्स के रूप में, ब्यूटेन का प्रोपेलेंट के रूप में क्या यूज़ किया जाता था, डिओड्रेंट्स का वो एरोसोल स्प्रे बनाने में यूज़ किया जाता था। वहीं पे प्रोपेन का यूज़ किया जाता है प्रोपेलेंट के रूप में, सेविंग क्रीम का जो स्प्रे होता है या फ्रेशनर देखते होंगे उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे के सारे प्रोपेन से रिलेटेड फैक्ट थे। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है रेडॉन। अब रेडॉन एक नोबेल गैस है। रेडॉन एक क्या है, नोबेल गैस है, नोबेल गैस है।
अब नोबेल गैस तो हमने देख लिया, और टोटल कितने नोबेल गैस होते हैं, कौन से होते हैं, तो वो देख लेते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 नोबेल गैस हो गए। फिर एक नोबेल गेम भी होता है, वो क्या होता है, तो क्रिकेट को नोबेल गेम कहा जाता है। ये याद रखिएगा, अलग से साइंस से छोड़ के जीके का एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दिया। और ये हाईली रेडियो एक्टिव गैस होता है, और केमिकली जो है ये अनरिएक्टिव होता है, मतलब किसी से अभिक्रिया ये नहीं करता है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ब्यूटेन होगा। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब कुछ लोग को बुरा लग रहा होगा कि पूरे डिटेल में डिस्कस करता है, तो ये बहुत यूज़फुल, इस मेथड से पढ़ने से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन से एक का ही हो पाएगा। तो सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते तो हर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे अगर इनमें से आ गया तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कैंसर का कारण बन सकता है और साथ ही इसकी तीव्रता और उपयोग के आधार पर इसका इलाज भी कर सकता है। ऑप्शन है हमारे पास तंबाकू, शराब, आयनित विकिरण, पारा बैगनी किरणें। लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आयोनाइज्ड रेडिएशन। रेडिएशन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो आपको केमोथेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए केमोथेरेपी किया जाता है, जिसमें रेडिएशन के थ्रू जितने भी कैंसर सेल होते हैं या ट्यूमर सेल होते हैं उसको मारा जाता है, उसको श्रिंक कर दिया जाता है। तो इसका यूज अगर फिर इसी रेडिएशन का जब एक्सेस अमाउंट में हम यूज़ करेंगे तो फिर से कैंसर सेल उसमें इंक्रीज हो जाएगा और कैंसर फिर से हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सही जवाब है। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे। अगला जो ये टबैको है, तंबाकू का सब्स कल्टिवेशन इंडिया में सबसे पहले कौन लाया था, ये क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पे। तो तंबाकू का कल्टिवेशन ये जहांगीर के द्वारा किया गया था इंडिया के अंदर, और फिर बाद में जहांगीर ने इसे बंद भी कर दिया था। तंबाकू का बोटेनिकल नेम क्या होता है, बोटेनिकल नेम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है निकोटीना टबैकम, निकोटीना टोबैकम, और ये एक सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे। कैंसर जो है, इससे रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कैंसर कितने तरीके का होता है, तो एक जो कैंसर होता है आपको कार्सिनोमा, ये कौन सा कैंसर होता है, तो स्किन में जो कैंसर होता है उसको कार्सिनोमा बोलते हैं। फिर एक दूसरा कैंसर होता है जिसको बोलते हैं सार्कोमा कौन सा कैंसर है, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू, इसको जानने के लिए कनेक्टिव टिश्यू को जानना पड़ेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू होता है आपको कौन सा, एक तो हो गया आपको बोन होगा, फिर आपको मसल हो गया, फिर कार्टिलेज हो गया, फिर ब्लड वेसल हो गया। ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स हैं। तो इसके अंदर जो कैंसर होगा उसको क्या बोलेंगे, सार्कोमा कैंसर। फिर आपको अगला जो कैंसर आएगा ल्यूकेमिया, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया कौन सा कैंसर है, तो ये ब्लड कैंसर का डॉक्टर वाला नाम है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट आता है आपको, एक होता है लिम्फोमा, ये भी एक कैंसर का टाइप है, और इसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं माइलिनोमा। और ये कौन सा कैंसर है, तो ये इम्यून सिस्टम के अंदर जो कैंसर होता है उसको लिम्फोमा या माइलिनोमा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, टाइफाइड और हैजा किसके विशिष्ट उदाहरण हैं। ऑप्शन है इनफेक्चुअस डिजीज, स्पर्श संचारी बीमारियां, फिर आता है एयरबॉर्न डिजीज, फिर आता है वाटर बॉर्न डिजीज, देन लास्ट वाला है बैक्टीरियल डिजीज, और नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। 2 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा इन्फेक्चुअस डिजीज़ भी है ये, टाइफाइड और कॉलेरा। फिर आपको ये वाटर बॉर्न डिजीज़ भी है, क्योंकि ये दोनों डिजीज़ कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड के कारण ही होता है। तो इसका और ये बैक्टीरियल डिजीज़ भी है, क्यों कंटेमिनेटेड गंदे पानी और गंदे फूड के कारण जो डिजीज़ होता है उसको हम बोलेंगे वाटर बॉर्न डिजीज़। तो ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे इनफैक्ट ये टाइफॉइड जो है, टाइफॉइड डिजीज़ का किस टेस्ट के थ्रू इसका पता लगाया जाता है, तो ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। वाइडल टेस्ट के थ्रू टाइफॉइड बीमारी का पता लगाया जाता है।
फिर एक टेस्ट आता है आपको एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इसका फुल फॉर्म हो गया, और इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है HIV एड्स का पता लगाने के लिए। तो ये क्लियर हो गया, दो टेस्ट को भी हमने डिस्कस कर दिया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? ऑप्शन है हमारे पास फ्लेमिंग, लैम्बल, टैमिम, ल्यूवेन हुक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, चौथा पॉइंट करेक्ट है। बैक्टीरिया का डिस्कवरी आपको 1676 ईस्वी में एक बेल्जियम के क्या थे, व्यापारी थे, जिन्होंने खोज किया था, जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेन हुक, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, क्योंकि ये बैक्टीरिया का खोज किए थे। और उस बैक्टीरिया का ये क्या नाम दिए थे? उसका नाम दिए थे एनिमाक्यूल। एनिमाक्यूल जिसका मतलब होता है एनिमल। अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो ल्यूवेनहॉक हो गए। तो एक क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किनको कहा जाता है? तो इनको, ये लुईस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है ऑप्शन में फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया था, कब किया था? 1928 में इन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवरी करा था, जिसके कारण इनको 1945 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के अंदर। ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, व्हाट इज़ वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर क्या है? ऑप्शन हैं कीड़े का विज्ञान, जानवरों के अध्ययन का विज्ञान, फिर मछलियों के अध्ययन का विज्ञान, फिर कीड़ों को मारने का विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कीड़े का विज्ञान, द साइंस ऑफ वॉर्म्स। मतलब वर्मी कल्चर के अंदर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ अर्थवर्म, किसी अर्थवर्म को यूज़ किस चीज़ में अर्थवर्म का किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट बनाने में। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा, द साइंस ऑफ वर्म्स। फिर आपको आता है एक, जानवरों के अध्ययन का विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं जूलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मछलियों के विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पीसी कल्चर। तो ये सारे कल्चर वाले क्वेश्चन हो गए। अब देखिए कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हैं कल्चर वाले, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए, एक आपको होता है सेरी कल्चर। अब सेरी कल्चर में क्या होता है? तो इसमें होता है जिसमें सिल्क फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं सेरी कल्चर। फिर एक आता है आपको पिसी कल्चर, क्लियर हो गया। एपी कल्चर में किस चीज़ का स्टडी होता है? तो इसमें आपको होता है बी फार्मिंग का स्टडी, मीन्स मधुमक्खियों के पालन का जो स्टडी होता है उसको एपी कल्चर बोलते हैं। फिर आपको नेक्स्ट आता है एक हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? तो इसमें वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट के फार्मिंग का स्टडी किया जाता है। कल्चर मीन्स क्या होता है? कल्चर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। फिर नेक्स्ट आता है एक विटीकल्चर में क्या होता है? इसमें ग्रेप्स के कल्टीवेशन के बारे में, ग्रेप्स फार्मिंग के बारे में विटीकल्चर में स्टडी किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ डिस्कस कर दिया गया। नेक्स्ट आपको आएगा, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। ऑप्शन है हमारे पास CaSO4, CaSO4 2H2O, CaSO4 half H2O, CaSO4 2H2O। तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है आपको होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। तो अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया कैसे जाता है उसको देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है, जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। देखिए, एक जिप्सम होता है जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 120 डिग्री सेल्सियस पे। और ये जो जिप्सम होता है, जिप्सम जो कि पेरिस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है। तो जिप्सम जो कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O को गर्म करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है?
तो मूर्ति बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। फिर पीओपी जिसको बोलते हैं किसी भी मकान के अंदर जो यूज़ किया जाता है डिज़ाइन बनाने में, तो तब इसका यूज़ किया जाता है। खिलौना बनाने में, फिर जब डॉक्टर प्लास्टर वगैरह करते पेशेंट के ऊपर तो इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, विच वन इज़ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ऑप्शन है हमारे पास पेंगुइन, वेल, फिर ओटर, फिर टॉर्टोइस, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा टॉर्टोइस, ऑप्शन 4 सही जवाब है। अब देखिए कोल्ड ब्लडेड को भी अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, देखिए दो तरह के जानवर होते हैं। एक होता है आपको कोल्ड ब्लडेड, एक होता है वार्म ब्लडेड, ठीक है। अब कोल्ड ब्लडेड देखिए कोई ऐसा जानवर मतलब जिसका टेम्परेचर मतलब जिस इन्वायरमेंट में जाएगा उस टाइप के इन्वायरमेंट वाला टेम्परेचर हो जाएगा, तो वो जो जानवर होगा वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होगा। अब इसको अच्छे से समझते हैं एग्जांपल देके। देखिए कोई ऐसा जगह है, ठंड वाला प्रदेश है, वहाँ पे कोई जानवर का टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और इन्वायरमेंट का भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पे हम फिर वार्मर रीजन में आते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस है और फिर उस जो एनिमल है वही पर्टिकुलर एनिमल उस जगह पे भी आके उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का 50 ही होगा। तो ऐसा जब होगा तो वो जो एनिमल होगा वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाएगा। इसका जो एग्जांपल होगा आपको रेप्टाइल्स हो गया। अब रेप्टाइल्स के अंदर क्या क्या आता है, तो स्नैक सांप, फिर लिजार्ड हो गया, फिर आपको टर्टल हो गया, फिर टॉर्टोइज हो गया, फिर एलिवेटर घड़ियाल घड़ियाल हो गया, फिर क्रोकोडाइल हो गया, फिर आपको मधुमक्खी हो गया, बीज। ये सारे के सारे आपको कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। फिर एम्फीबियंस का एग्जांपल ले लो, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एम्फीबियंस में कौन से होंगे, एक तो फ्रॉग मेढक, फिर आपको मछली, फिर आपको फ्रॉग का बच्चा जिसको बोलते हैं टैडपोल। तो ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड हैं। नेक्स्ट आता है क्या, एक होता है आपको वार्म वार्म ब्लडेड एनिमल। अब वार्म ब्लडेड क्या होता है, मतलब उसके कोई भी पर्टिकुलर जानवर का बॉडी का टेम्परेचर सपोज 40 डिग्री सेल्सियस है, वो चाहे आपको ठंडे वाले प्रदेश में जाए चाहे गर्मी वाले प्रदेश में जाए, उसका जो टेम्परेचर होगा बॉडी का वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप के एनिमल को क्या बोलेंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल। इसका जो एग्जांपल होगा बर्ड्स ले लो, ये वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। फिर आपको मैमल ले लो, स्तनधारी जिसको बोलते हैं, तो वो वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। मैमल का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपको वेल, फिर आप डॉल्फिन ले लो, फिर पेंगुइन्स ले लो, फिर ऊटर ले लो जो कि ऑप्शन में है, फिर पीकॉक ले लो, फिर कैमल। ये सारे के सारे क्या हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा पेंगुइन वार्म ब्लडेड, वेल वार्म ब्लडेड, ऊटर वार्म ब्लडेड। बट टॉर्टोइज तो ये रेप्टाइल है, टॉर्टोइज रेप्टाइल है, तो ये इसका जो सही जवाब होगा टॉर्टोइज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन है हमारे पास पैनीथेरा टाइग्रिस, बोस टॉरस, पैनीथेरा लियो, पैवो क्रिस्टेसस। ये सारे के सारे बायोलॉजिकल नेम है, जोलॉजिकल नेम है जानवरों के। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है जिसका मतलब ये क्या है, ये बंगाल टाइगर का साइंटिफिक नेम है और हमारा जो नेशनल एनिमल है ये बंगाल टाइगर ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बोस टॉरस किसका बायोलॉजिकल नेम है, तो ये काऊ का नेम है। फिर आपको होता है पैनीथोरा लियो, ये लायन का बायोलॉजिकल नेम है। फिर आपको होता है पैबो क्रिस्टेटस और ये पीकॉक मोर का बायोलॉजिकल नेम है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आउट ऑफ वाटर फिशेस डाई बिकॉज, पानी से बाहर मछलियाँ मर जाती है, क्यों। तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मछलियों के शरीर के अंदर में जो श्वसन क्रिया करने के लिए एक ऑर्गेन होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गिल। अब ये गिल क्या करता है, तो ये एक फिलामेंट के आकार का होता है मछली के अंदर और उसी के थ्रू मछली के अंदर रेस्पायरेशन होता है। अब ये वर्क क्या क्या करता है, तो ये आयन, शरीर के अंदर जितने भी आयन्स होते हैं उसको ट्रांसफ़र करता है, फिर वाटर को ट्रांसफ़र करेगा, फिर गैसेस को ट्रांसफ़र करेगा, गैसेस में आपको ऑक्सीजन हो गए, CO2 हो गए, फिर एसिड्स को ट्रांसफ़र करता है और अमोनिया को ट्रांसफ़र करेगा। जब ये
पानी के अंदर तो गिल बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। क्या करता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है गिल्स, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाते हैं। वहीं पे पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको इस गिल्स के द्वारा ही अंदर ले जाया जाता है और पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट किया जाता है, जिससे मछली को ऑक्सीजन मिलता है। बट जब ही मछली को हम पानी से बाहर निकालते हैं तो ये गिल श्रिंक कर जाता है, कोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन को अंदर नहीं ले पाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं भेज पाता है, जिस वजह से मछली पानी से बाहर आते ही मर जाता है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? सॉरी, क्वेश्चन कहाँ चला गया? 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया आपको। इसका जो राइट आंसर होगा उसका सांस लेना बंद हो जाएगा, इसलिए वो मर जाता है। तो ऑप्शन थर्ड सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द मेंबर ऑफ बी कॉलोनी रिकॉग्नाइज टू वन अनदर बाय। ऑप्शन है हमारे पास स्मेल, साइट, डांस, टच, नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तीसरा। अब देखिए, हाँ, ये जो मधुमक्खी होता है ना, उसके अंदर उसके फैमिली के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो रानी मधुमक्खी, क्वीन, ये एक होती है। फिर लगभग 100 के आसपास में होता है ड्रोन। ड्रोन होता है जो कि मेल मधुमक्खी होता है, और ये फीमेल होता है। फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये फीमेल का एक बनता है। फिर इसमें होता है एस्टिराइल फीमेल। एस्टिराइल फीमेल मतलब जो बच्चे को पैदा नहीं किया कर सकता है, तो वो फीमेल होती है। और उसका क्या नाम होता है? वर्कर। मतलब उसका क्या वर्क होता है? वो खाना इकट्ठा करती है या खाने का पता लगाती है। मधुमक्खी के इस झुंड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आते हैं इसके डांस के बारे में। इसके डांस को क्या कहते हैं? बी डांस कहते हैं, या वैगल डांस भी कहते हैं। वैगल डांस कहते हैं। अब इसी डांस के थ्रू वो सब कुछ को पता लगाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीथ डेवलप 2 टाइम्स इन द लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन। देखिए, जिसको मतलब ये जो 2 बार आता है उसको क्या बोलते हैं? मिल्की टीथ बोलते हैं, दुधिया दांत, मिल्की टीथ। और ये इसका जो नंबर होता है 20 होता है। अब मिल्क की यहाँ पे बात आई तो मिल्क से रिलेटेड एक फार्मूला होता है कि ह्यूमन बींग का डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है आपको 21-23/21-23। अब ह्यूमन बींग के अंदर कितने प्रकार के टीथ होते हैं? तो एक होता है इंसिजर, फिर केनाइन, फिर प्रीमोलर, और चौथा मोलर। ये हो गए। तो ये क्लियर है तिथ के बारे में। अब तिथ के बारे में और कुछ पॉइंट को देखते हैं। ये जो होता है आपको तिथ, वो शरीर के अंदर का सबसे मजबूत पार्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। और ये किसके द्वारा बना होता है? ये बना होता है आपको प्रोटीन और मिनरल से जुड़कर। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, द लेग बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर के अंदर पैर से नीचे का लेग बोन को क्या बोलेंगे? हिंड, नहीं सॉरी, हाँ, हिंड लिम्ब्स बोलेंगे। अब ये टोटल कितना होता है? तो ये आपको होता है 30। तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 होगा। तो कौन सा होता है उसको देखते हैं। तो एक होता है आपको फ्यूमर, जो कि शरीर के अंदर का सबसे बड़ा बोन है। सबसे बड़ा बोन, लार्जेस्ट बोन है शरीर के अंदर का, फ्यूमर। ये होता है कितना? 1। फिर होता है आपको पटेला, पटेला ये भी 1 होता है। फिर आपको होता है टीबिया, ये भी 1 होता है। फिर एक होता है फिब्यूला, ये भी 1 होता है। तो ये बड़े बड़े 4 हो गए। फिर आपको पैर के पास चलते हैं। उसमें होता है आपको टार्सेल्स, फिर होता है मेटाटार्सेल्स, फिर होता है फैलेंजेस। ये फैलेंजेस हो गए। तो टोटल टार्सेल्स 7 होते हैं। फिर 5 मेटाटार्सेल्स होता है और 14 फैलेंजेज होते हैं। तो इसको जब हम कंक्लूड करेंगे तो ये टोटल 30 बोन्स जो कि लेग बोन्स के अंदर होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल। मानव के खोपड़ी में कितने ब्रेन प्रेजेंट होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है 8, 12, 32, 29। तो मानव शरीर में पूरे जो अगर हम उसके खोपड़ी का ब्रेन काउंट करेंगे तो वो टोटल आपको 29% है। अब कैसे कैसे 29 है उसको हम देखेंगे यहाँ पे, देखते हैं। तो ये होता है आपको क्रेनियल, क्रेनियल ये होता है 8। फिर होता है आपको फेशियल, फेशियल कितना होता है टोटल? 14।
फिर होता है कान वाला, ईयर 6 होता है ईयर के अंदर। फिर एक होता है हाइवाइड, जो कि जीभ के ऊपर जो एक हॉर्स शेप का होता है उसको हाइवाइड बोन बोलते हैं, और ये एक होता है। ईयर बोन जो होता है वो 6 होता है। 6 मतलब क्या, 2 पेयर में होता है, जिसका क्या क्या नाम है, मेलस, इंकस और स्टेपिस। ये एक एक होता है दोनों कान में, तो टोटल 6 हो गए। और ये जो स्टेपिस होता है अपने शरीर के अंदर सबसे छोटा बोन है। अब फिर यहाँ पे जो ये क्रेनियल है, इसका जो टोटल नंबर है ये 8 है। अब इस 8 में कौन से हैं उसको देखेंगे। एक होता है फ्रंटल, जो कि जिसका नंबर 1 होता है। फिर पेराइटल होता है, ये 2 होता है। फिर ऑसिपिटल होता है, ये 2 होता है। और टेम्पोरल, फिर आता है इसी क्रेनियल बोन में टेम्पोरल, सिफेनॉइड और इथेनॉइड, ये भी एक एक होते हैं, तो टोटल 8 हो गया। फिर आपको ये जो दूसरा कैटेगरी होता है फेशियल बोन, उसमें टोटल 14 होते हैं। कौन से होते हैं, मैग्जिला, मैग्जिला कितना होता है, 2 होता है इसका नंबर। फिर एक होता है आपको मैंडिबल, इसके भी 2 नंबर होते हैं। फिर होता है आपको जाइगोमा, ये भी 2 होते हैं। फिर होता है आपको लैक्रिमल, ये भी 2 होते हैं। फिर एक आता है आपको नेज़ल, ये भी 2 होते हैं। फिर होता है एक टर्बिनेट, टर्बिनेट भी 2 होते हैं। फिर आपको आता है भोमर, भूमर भी 2 होते हैं। और फिर एक लास्ट वाला जो है उसको बोलते हैं पैलेट, ये 2 होते हैं। तो टोटल को जब हम काउंट करेंगे तो ये 29 पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, द लेटेस्ट प्रेडेसेसर ऑफ मॉडर्न मेन इज। तो मेन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहला जो मेन था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे ड्रायोपैथिकस, ये सबसे प्रिमिटिव मेन है, सबसे पहला वाला। फिर उसके बाद आया आपको रामापैथिकस, फिर आपको आया ऑस्ट्रेलोपैथिकस, फिर आपको आया होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद आपको आया होमो सैपियंस निडरथेनियंसिस, फिर आपको आया होमो सैपियंस सैपियंस। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो ऑप्शंस में क्या रखा है, जावा मेन सबसे पहला ऑप्शन है, और जावा मेन जो एग्जाम्पल है वो होमो इरेक्टस का, होमो इरेक्टस का। फिर क्रो मैग्नन मेन आता है, और क्रो मैग्नन मेन जो है वो किसका प्रिमिटिव है, ये होमो सैपियंस का प्रिमिटिव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन सही है। वहीं पे निंडरथल मेन है, ये होमो सैपियंस निडरथेनियंसिस का है। वहीं पे पीकिंग मेन किसका एग्जाम्पल है, तो पीकिंग मेन भी ये होमो इरेक्टस को ही बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, मतलब मानव का जो सबसे पहले, इससे मानव से पहले जो मेन था उसको क्या बोलते थे, तो क्रो मैग्नन मेन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, जनरेशन ऑफ प्लांट लाइक मदर प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो ये सीड्स के द्वारा भी हो सकता है, फिर ग्राफ्टिंग के द्वारा भी हो सकता है। तो सीड्स का तो बहुत एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे। ग्राफ्टिंग का देखते हैं, ये शुगर केन ले लो, फिर रोज़ ले लो, जिसका स्टेम काट के दूसरे जगह प्लांट करते हैं तो फिर से उससे नया प्लांट होता है। तो ये तो इसका दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ये मोर देन वन सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन सेल्स मोर देन 80% आर प्रेजेंट। ये पिछले क्लास में भी बताए थे कि शरीर के अंदर या किसी भी सेल के अंदर 80% अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है, तीसरा पॉइंट सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। इंसुलिन किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन है इसमें राइजोम ऑफ गिंजर, नहीं रूट्स ऑफ डालिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा रूट्स ऑफ डालिया, इसके द्वारा, ये एक ट्यूबर होता है, ये एक ट्यूबर होता है, इसके द्वारा ही इंसुलिन को प्राप्त किया जा सकता है। वैसे मानव शरीर के अंदर जो इंसुलिन मिलता है किसके थ्रू, ये मिलता है आपको पैनक्रियाटिक सेल के थ्रू इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनरली स्टेम कटिंग इज यूज्ड इन। स्टेम कटिंग यूज़ करके किस प्लांट को लगाया जाता है, तो अभी एग्जांपल दिया था हमने शुगर कैन का। अब शुगर कैन की यहाँ पे बात आई है, तो शुगर कैन से रिलेटेड कुछ मीन्स इक जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका जो बॉटेनिकल नेम होता है उसको क्या बोलते हैं, सैकेरम ऑफिनिसेरम। अब शुगर बॉल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। वहीं पे शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड पूछेगा तो बोलेंगे क्यूबा को। अब क्यूबा का कैपिटल क्या होता है, तो हवाना होता है, और इसके करेंसी को पेसो बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अगले अब रुक जाइए, फिर से बॉटेनिकल नेम इन सारे प्लांट्स को देख लेते हैं। बनाना का बॉटेनिकल नेम क्या होता है, केला का, तो इसको बोलते हैं मूसा, मूसा
एक्यूनीटा, मूसा एक्यूनीटा बनाना का बोटेनिकल नेम हो गया। फिर शुगर का तो अभी बता दिया था, सेकेरम ऑफिनीसेरम। फिर मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। फिर कॉटन, कॉटन इंडिया के अंदर वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे यूएसए है। और इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है गॉसिपियम, गॉसिपियम हिरस्यूटम। तो ये क्लियर हो गए सारे बॉटेनिकल नेम। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्लांट ऑफ पी इज, ऑप्शन है हमारे पास सर्ब, फिर फ्लावर, फिर सर्ब, पहला वाला हर्ब है। नेक्स्ट आता है स्टेम, फिर नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो पी होता है मटर, ये हर्ब होता है। अब हर्ब्स और सर्ब्स में अंतर देख लेते हैं, क्या क्या होता है अंतर। तो ये होता है आपको अनब्रांच्ड, मतलब इसके अंदर ब्रांच नहीं होता है, और सर्ब्स के अंदर ब्रांच होता है बहुत सारा। फिर ये जो होता है स्मूथ टाइप का होता है, इसमें स्टेम भी सिंगल, स्टेम इसका सिंगल होगा, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेम होता है, बहुत बहुत स्टेम होता है। फिर आपको इसका जो ये वुड होता है, ये नॉन वुडी होता है, इसमें वुड टाइप का कुछ मात्रा नहीं प्रेजेंट होता है। बट यहीं पे जो ये सर्ब्स है, इसके अंदर हार्ड स्टेम होता है, वुडी होता है इसका। हर्ब्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, हर्ब्स का एग्जाम्पल होगा आपको राइस, फिर आपको वीट, फिर आपको ऑनियन, ये सारे के सारे हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। वहीं पे सर्ब्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सर्ब्स का एग्जाम्पल होगा ऑरेंज, मीन्स ऑरेंज संतरा, और फिर ये रोज, ये सारे सर्ब्स हो गए। तो पी जो है वो क्या है, हर्ब है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 20वां जो प्रश्न है वो पूछ रहा है द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज, इवोल्यूशन का जो मेन फैक्टर है वो क्या है। ऑप्शन है म्यूटेशन, एक्वायर्ड कैरेक्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन नेचुरल सेलेक्शन। तो ये जो चौथा पॉइंट है नेचुरल सेलेक्शन, ये इसका राइट आंसर है। अब इवोल्यूशन के जनक किनको कहा जाता है, तो इवोल्यूशन का जो जनक था वो चार्ल्स डार्विन कहलाते हैं। वहीं पे म्यूटेशन, म्यूटेशन किसके द्वारा लाया गया था, ह्यूगो डी व्राइज के द्वारा। तब चार्ल्स डार्विन एक बुक लिखे थे, जिस बुक का क्या नाम था, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये क्लियर हो गए। तो इतने ही था आज का ये क्लास, ये आखिरी प्रश्न था। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर से हमारे इस वीडियो पे लाइक दबाइए और शेयर कीजिए। साथ में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।